ओके। तो चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो वॉइस है और साथ में जो स्क्रीन है वो दोनों क्लियर होंगे। क्या आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं? ओके, तो चलिए, कंफर्म करने के लिए थैंक्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं हमने उनके बारे में बात की। जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे हमने सभी के बारे में बात की। हमने सीखा स्टार्टिंग से कि जो मार्केट है वो बेसिकली किस प्रकार के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पे वर्क करता है, किस प्रकार से इसको सर्च किया गया। हमने बात की डाउ के बारे में, हमने बात की मुनी शर्मा के बारे में। हमने बात की कि बेसिकली जो टेक्निकल एनालिसिस है वो होता क्या है, उसके रूल्स के बारे में बात की। हमने टेंस के बारे में बात की। हमने बात की फिजिक्स के बारे में, इन सभी के बारे में बात की। देन उसके बाद हमने बात की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हमें किस प्रकार से ड्रॉ करनी चाहिए, किस प्रकार से एक जो बेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हमें मिलते हैं। हमें कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज्यादा क्या करना चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए। किस प्रकार की सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बेटर व्यू हमें प्रोवाइड करेंगे, हमने के बारे में बात की। हमने डायगोनल और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। इवन मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकार से कि आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम आपको सपोर्ट इस प्रकार की नहीं मिलता है, बट जब हम क्लासिक पैटर्न पढ़ेंगे अभी, इस प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये हमें ड्रॉ होती हुई भी देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने बात की वॉल्यूम के बारे में। जो वॉल्यूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और वहां पे आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम है वो हर एक जगह पे क्या है ना कि बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमने वॉल्यूम के बारे में एंड आफ्टर वॉल्यूम हमने बात की किसके बारे में, हमने बात की गैप एनालिसिस के बारे में। कि जो गैप है जब वो आपके फॉर्म होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस प्रकार से हम उनको रीड करने चाहिए। एंड आफ्टर गैप हम आगे बढ़े तो फिर हमने बात की कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हमने कल ही बात की थी कि भाई हम कौन कौन से बेसिक जो पैटर्न्स हैं वो हमने देखे। बुलिश और बीरिश जो पैटर्न्स हैं उनके बारे में बात की। अब क्या होता है कि ये जो टॉपिक है हमने पढ़े अलग अलग है, सभी को हमने एक अलग अलग व्यू से देखा है। सम टाइम हमने देखा कि भाई क्लासिक पैटर्न मतलब ये आपका कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं। हमने बात की जो गैप एनालिसिस है उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। इस प्रकार का भी हमने फॉर्मेशन देखे। लेकिन क्या होता है कि आप देखेंगे कि अगर हम एक सिंगल एक स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं, केवल हम एक सिंगल मेथड है अगर उसको लेके चलते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी एक्यूरेसी है, जो हमारा एक सिलेक्शन है वो बहुत स्मॉल होता है। और वहां पे क्या होता है कि जो एक्यूरेसी है वो सफर करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और जो अदर एस्पेक्ट है, जो टूल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम क्या करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे बेटर तरीका ये होता है कि जितनी भी हमने मेथड्स पढ़े हैं, जितने भी हमने जो बेसिकली अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी हैं, उनको सभी को मर्ज कर दिया जाए। तो आप देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ा। देन उसके बाद हमने वॉल्यूम एनालिसिस पढ़ा। देन उसके बाद हमने गैप एनालिसिस पढ़ा। देन उसके बाद हमने
कैंडलिस्टिक पैटर्न भी होने पर जब आप देखोगे कि ना, अगर ये जो मेथड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मेथड, अगर हम इनको मर्ज कर दें, तो सभी को मर्ज करके एक स्ट्रेटजी बनाए, तो वो स्ट्रेटजी पता है क्या निकल के आएगी? वो निकल के आएगी क्लासिक पैटर्न। एंड दिस इज वाई ये जो क्लासिक पैटर्न है, ये सबसे लास्ट है हमारे पास। और यहाँ पे जो क्लासिक पैटर्न है, ये सभी जितने भी ये जो एनालिसिस हैं, जितने भी हमने सभी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में सभी को देखा है, ये सभी को इंक्लूड करके आपके सामने फर्निश्ड करता है, आपके सामने इनको रखता है। इसी कारण जो क्लासिक पैटर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लास्ट स्टेज होती है हमारे एनालिसिस की। इसके बाद हमारे पास कोई टॉपिक है नहीं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, क्लासिक पैटर्न। अब ये आपको मालूम चलेगा कि भाई क्या होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी मेथड्स है ना, सबको मर्ज करते हैं, तो फिर हमारा क्लासिक पैटर्न वहां पर निकल के आता है। लेकिन बेसिकली जब आप देखोगे तो जो क्लासिक पैटर्न है, इसकी अगर हम बात करते हैं, तो इसको आप चाहें कि एक जियोमेट्रिक पैटर्न्स भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो फॉर्मेशंस है, जो प्राइस जिस प्रकार से मूव करती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको एक जियोमेट्रिक फॉर्मेशंस टाइप में ही देखते हैं हम। क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे कि जो पैटर्न्स होंगे, उनके जो नाम है, वो जियोमेट्रिक, ये जियोमेट्री के बेसिस पे ही रहेंगे। जैसे ट्रायंगल्स हुआ, ये सभी चीजें आपकी वहाँ पे रहती हैं। तो ये आप अगर इस प्रकार से आप वहाँ पर देखेंगे, तो सिंपल है। क्लासिक पैटर्न्स की बात करते हैं, जब आप क्लासिक पैटर्न्स की बात करते हैं, तो क्या होता है, जो पैटर्न्स है, ये रिपीटेटिव नेचर के रहते हैं। लाइक आप ट्रायंगल देखेंगे, तो वो ट्रायंगल है, ये हर एक स्टॉक में बनेगा जब भी। तो क्या होता है कि वो एक ही प्रकार से बेसिकली मूव करता है। और यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होता है, और किस रूल के कारण जो क्लासिक पैटर्न है वो वर्क करते हैं, बताएंगे आप देखेंगे कि हमने ये जो डाओ थ्योरी है, उसका एक बहुत अच्छा रूल पढ़ा था। उसमें कौन सा रूल था? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और मैंने उस टाइम भी आपको क्लियरिफाई किया था कि जब हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो यहाँ पर हम क्या है ना, कि एक स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राइस की। मतलब जो प्राइस है, वो आपका क्या नहीं होता है, डायनामिक मूवमेंट नहीं होता है। प्राइस एक ट्रेंड में चलता है। प्राइस का जो मूवमेंट है, वो डिसाइडेड होता है, इस प्रकार से चलता है। ये मान के चलिए, वो रिपीटेटिव नेचर का रहता है। तो जब रिपीटेटिव नेचर का रहता है, तो दिस इज वाई जब भी एक सिमिलर टाइप के पैटर्न बनते हैं, एक सिमिलर टाइप के फॉर्मेशंस होते हैं, तो वो परफेक्टली वर्क करते हैं। वो अपने जो मूवमेंट है, जो प्राइस मूवमेंट है, उसको क्या करता है, रिपीट करता है। एंड दिस इज वाई कि जो क्लासिक पैटर्न्स है, वो हमें वर्क करते वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। तो आप समझ रहे हैं? ये आपको, अब जब आप देखेंगे कि जो क्लासिक पैटर्न्स है, ये ड्रॉ कब होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो सिंपल है। आपको अगर मैं क्लासिक पैटर्न का बहुत सिंपल सा सार बताऊं, तो हम कभी भी जो क्लासिक पैटर्न्स हैं, इनको सर्च करने नहीं जाते हैं। इनको अगर फाइंड करना है तो सिंपल है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, उसको सर्च कीजिए। वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप जब भी कोई प्राइज है, एक जो फॉर्मेशन है, उसमें अगर एक परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, एक परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो पैटर्न निकल के आता है, उसके पास जो पैटर्न निकल के आता है, जो आपको दिखाई देता है, वही क्लासिक पैटर्न है। मतलब आप देखेंगे कि जो जैसे ये आपका एक रेजिस्टेंस है, जो आपने एक डायगोनल रेजिस्टेंस बनाया और एक डायगोनल सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रहा है,
ये केवल क्या रहता है ना कि हम इसको प्री डिसाइडेड ओके नहीं बनाते कि भाई हमें जाना है, सर्च करना है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न सर्च करेंगे। ऐसा नहीं करना होता है। हमें करना होता है क्या, कि जो आपका लाइंस है, जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उनको बहुत बेटर पोजीशन में केवल क्या करना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है। जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को परफेक्टली ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपके जो पैटर्न्स हैं वो आपको शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली शो होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर क्या होता है कि आपके जो फॉर्मेशंस हैं, जो क्लासिक पैटर्न हैं, वो आपको सही दिखने लगते हैं। जिस पर मिनट। ओके, तो हमने देखा कि जो क्लासिक पैटर्न्स हैं, इनमें क्या करना पड़ता है, केवल आपको जो एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आपको परफेक्टली ड्रॉ करने होते हैं। और जब आप देखेंगे कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। जब आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सपोर्ट कितने प्रकार के होंगे, बताइए। हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। आपका होगा हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, एंड मैंने आपको बताया था कि जब हम क्लासिक पैटर्न देखेंगे तो वहां पे जो कर्व पैटर्न है, मतलब कर्व सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है, वो भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि उनको, उनका जो उपयोग है वो हमें बहुत टाइम देखने को मिलता है क्लासिक पैटर्न्स में। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास तीन प्रकार के क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, डायगोनल रेजिस्टेंस एंड कर्व रेजिस्टेंस। ये हमें देखने को मिलेंगे। ये जो फोर चीज, मतलब तीन और तीन छह सपोर्ट, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस है टोटल मिला के, तो ये इन्हीं के बेसिस पे जो भी पैटर्न बनेगा उसको अपन क्लासिक पैटर्न देखेंगे। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं, अपन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल को इंक्लूड करते हैं। ये आपके हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल, जब आप हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल को इंक्लूड करेंगे तो जो पहला पैटर्न हम पढ़ेंगे वो पता है कौन सा होगा। देखो आपने देखा क्या, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो जाएगा। जो प्राइस है बिटवीन दीज कुछ इस प्रकार से मूव करेगी। ये जो पैटर्न है वो पहला कौन सा हो जाएगा, डबल बॉटम पैटर्न। ये हम पहला पैटर्न पढ़ेंगे। देन उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि इसका एक रिवर्स होगा। भाई रेजिस्टेंस बना, उस पर क्या हुआ, प्राइस हिट हुआ, देन इस पर रिवर्स होकर नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, एक डायगोनल मतलब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी था। ये क्या हुआ, डबल टॉप पैटर्न। ओके, देन उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप होना चाहिए। लेकिन जब आप ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम देखेंगे तो वो बहुत सिमिलर हो जाते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं बिटवीन रेक्टेंगल। क्योंकि वो आपका जो ट्रिपल बॉटम पैटर्न या फिर ट्रिपल टॉप पैटर्न है वही तो आपका रेक्टेंगल है। समझ रहे हैं बात को। इसी कारण से आप आगे बढ़ के क्या करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक रेजिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये आपका यहाँ पर हम देखेंगे। और ये जो पैटर्न है ये कौन सा हो जाएगा,
थर्ड जो हम पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पैटर्न। और यहाँ पे हमने क्या देखा, केवल जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे देखा। अब इसके बाद जब अपन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि जो डायगोनल, अब ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल डायगोनल की बात करते हैं। अब जब हम डायगोनल डायगोनल की बात करेंगे, यहाँ पे जो एक पैटर्न रहेगा, जो कि आपका ये जो रेक्टेंगल है ना, इसको थोड़ा मोड़ दूं, नीचे की तरफ टिल्ट कर दूं, तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न आपको दिखने लगेगा। कैसा? ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सपोर्ट। प्राइस क्या होगा, इसके बिटवीन ट्रेड करेगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा पैटर्न हो जाएगा, डिसेंडिंग चैनल पैटर्न हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद अपन बात करेंगे कौन सा, फिफ्थ जो पैटर्न होगा, वो इसका इन्वर्टेड। अगर हम यही जो रेक्टेंगल है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ टिल्ट कर दो, कुछ इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। जो प्राइस है वो ट्रेड करेगा बिटवीन दीज पैटर्न। ये कौन सा हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा असेंडिंग चैनल पैटर्न। इसके बारे में अपन बात करेंगे आगे जाके। अब क्या होगा कि अब क्या होता है कि जो डायगोनल लाइंस है, भाई ये पैरेलल चल रही थी, लेकिन डायगोनल है, जरूरी थोड़ी ना कि भाई पैरेलल ही चले। इसके बाद कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है कि जो डायगोनल लाइन है, एक एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। एक इस प्रकार के पॉइंट से स्टार्ट हो आपका रेजिस्टेंस लाइन, ये इस प्रकार से चलने लगे, और आपका जो सपोर्ट है वो यहाँ से दूरी से बनाए, फिर अट्रैक्ट हो तो एक सर्टेन पॉइंट पर एक दूसरे से मिलने के लिए, क्या ना कि रहना पाए दूर, और एक दूसरे से मिलने की तरफ चलने लगे, तो क्या होगा, ये जो पैटर्न है ये आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। और इस पैटर्न को अपन क्या नाम देते हैं, ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब क्या होता है कि जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, इसकी जो डायगोनल लाइंस है, भाई कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि ये जो पैटर्न ही है, इसको उठा के थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट कर दिया जाए। कुछ किस प्रकार से, ये जो डायगोनल लाइन है ये नीचे जा रहा था, और ये जो सपोर्ट है ये भी आपका नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन मिलना एक दूसरे से ही था। कुछ इस प्रकार का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। और ये जो कुछ इस प्रकार का पैटर्न रहेगा, जस्ट मिनट, ये ये, हम्म, ये इस प्रकार से पैटर्न रहेगा। ये जो पैटर्न है इसको अपन क्या बोलते हैं, ये रहेगा आपका फॉलिंग वेज पैटर्न। जो कि आपका जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है ना, इसका ही केवल थोड़ा नीचे की तरफ मुड़ा हुआ वर्जन है। देन उसके बाद एट्थ चलता है, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है इसको अगर नीचे ना मोड़ के ऊपर की तरफ कर दिया जाए कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि डायगोनल रेजिस्टेंस है, डायगोनल सपोर्ट है, ये दोनों मिला के क्या करेंगे, एक पैटर्न बनाएंगे। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है राइजिंग बेच पैटर्न। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हो गया, फॉलिंग बेज पैटर्न हो गया, राइजिंग बेज पैटर्न हो गया। अब इसके बाद क्या हो, तो ये अब क्या होगा कि
देखो हमने हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल देख लिया, हमने डायगोनल डायगोनल का देख लिया कि भाई किस प्रकार से पैटर्न बनेंगे। अब क्या करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल थे और जो डायगोनल था, इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया जाए। और मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा कि जैसे ये आपका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पर क्या बना दिया, डायगोनल सपोर्ट लाइन। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये जो पैटर्न है, ये आपके सामने जो दिखेगा, ये पैटर्न का नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। देन उसके बाद जब अपन आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो, वो जो डायगोनल रेजिस्टेंस है वो आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के द्वारा बना है, मतलब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और डायगोनल रेजिस्टेंस के द्वारा बना। आप देखेंगे पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो क्या रहेगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो जाएगा। क्लियर, ये आपका हो गया। ये जो 10th पैटर्न 10 पैटर्न है, ये आपके हो जाएंगे किसके बेसिस पर, ये हो जाएंगे आपके ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब हम अपने उपयोग करेंगे जो कर्व है, ये वाला ना, ये कर्व पैटर्न्स है, इनके बारे में इनको उपयोग करेंगे। तो जब हम इनको उपयोग करेंगे तो हम देखेंगे कुछ नए पैटर्न्स के बारे में, कुछ जो फॉर्मेशंस हैं उनको हम देखेंगे। और यहाँ पर जो फॉर्मेशन बनेगा तो उसमें से जो पहला पैटर्न रहेगा, और देखो कर्व पे चलते हैं ना, केवल कर्व और कर्व के द्वारा बनेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कर्व के द्वारा बना हुआ। तो जो पहला है वो कर्व पैटर्न ही होगा इस प्रकार से। जो कर्व पैटर्न है भाई वो आपका सपोर्ट पे भी बन सकता है, वो आपका रेजिस्टेंस पे भी बन सकता है, ये अलग अलग हो जाएंगे। अपन यहाँ पर कर्व पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कर्व पैटर्न हमारा बना है, अगर ये पहले एक बड़ा कर्व बन जाए, देन उसके बाद एक छोटा सा कर्व बन जाए, ये है जो सपोर्ट ही कर्व का, मतलब जस्ट मिनट इसका कलर चेंज कर देते हैं, बेटर रहेगा कलर। ये आपका होगा, ये जो पैटर्न है ये आपको लगने लगेगा एक कप और हैंडल के जैसे। तो इस कारण से इसका नाम क्या रख दिया जाता है फिर, कप एंड हैंडल। लेकिन क्या होता है, जो कप एंड हैंडल पैटर्न है इसका इन्वर्टेड भी होता है, जो कि बनता है किसके अकॉर्डिंग, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, मतलब ये कर्व रेजिस्टेंस के बेसिस पर। और यहाँ पर क्या होता है, एक डायगोनल सपोर्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, सॉरी। इस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि ये जो पैटर्न है वो आपको बनते हुए देखने को मिलता है। और इसका जो नाम है वो रहता है आपका इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। ये 13 पैटर्न हो गए। अब इसके बाद क्या होता है कि आगे बढ़ेंगे
तो अगर ये जो कर्व है ये बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाए कुछ इस प्रकार से, इसका नाम दिया जाता है क्या आंसर? राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद 14 हो गए राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो गया। इसके बाद अपन आगे बढ़े। आप पैटर्न रह गया आपका, जस्ट अ मिनट। अब कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं रह गया है जो कि आपका इन सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस की वजह से बने। आप क्या होता है कि आप जो नए पैटर्न्स है, ये क्या करते हैं कि जो पैटर्न्स हमने पढ़ लिए हैं, इनको जिनको हमने इनको मतलब इनको जो ड्रॉ किए है ना, इनको मिला के एक जो अदर मूवमेंट है उनके बेसिस पे जब बनते हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं। वो कहीं ना कहीं एक हाइब्रिड पैटर्न होता है। वो हाइब्रिड पैटर्न में क्या होता है कि ये जो पैटर्न है जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा लोग नाम याद करते हैं, तो वो कर्व के द्वारा ही बनेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर रेजिस्टेंसेस रहते हैं। पहला कर्व बनेगा, देन उसके बाद एक बड़ा कर्व बनता है, देन उसके बाद एक और छोटा कर्व बनता है, और यहाँ पे फिर आपको देखने को मिलता है एक सपोर्ट, वो भी हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा पैटर्न हो जाता है? ये आपका होता है फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, शोल्डर पैटर्न। देन उसके बाद आप देखेंगे कि इसका ये जो इन्वर्टेड पैटर्न है जो कि आपका सपोर्ट के द्वारा बनता है, वो हमें देखने को मिलता है। पहले कर्व बना, देन उसके बाद बड़ा कर्व बना, देन उसके बाद फिर छोटा कर्व बना। इसको इस प्रकार से आप देखते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस रह जाएगा। अगेन ये इस पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं? इन्वर्टेड शोल्डर पैटर्न। क्लियर है? ये आपका हो गया। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपन हाइब्रिड करते हैं, अपन जो अदर पैटर्न्स हैं उनको मिला के बात करते हैं। तो अब क्या होता है कि जब जो मूवमेंट है अप ट्रेंड में हो ऊपर की तरफ, और वहां पर एक स्मॉल रेक्टेंगल बन जाए, जो कि हमने अभी देखा है स्टार्टिंग में, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के द्वारा, तो इस पैटर्न को अपन क्या बोलने लगते हैं? ये क्या होता है ना कि एक दूर से एक पोल और फ्लैग के जैसे लगने लगता है, एंड दिस इज व्हाई वी कॉल दिस पैटर्न इज अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न। क्लियर? इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, यही है अगर डाउन ट्रेंड में बन जाए, यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बने, मतलब सपोर्ट बने, मतलब रेक्टेंगल बन गया, इसको अपन क्या बोलते हैं? इनवर्टेड एंड फ्लैग पैटर्न। ओके, देन इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो और मर्ज करेंगे। अब क्या कर दिया जाए? अब आपका एक जो सिम्स्टूकर ट्रायंगल पैटर्न है जो कि इम्पोर्टेंट पैटर्न होता है, अगर उसको मिक्स कर दिया जाए ड्यूरिंग अप ट्रेंड कुछ इस प्रकार से कि भाई यहाँ पर ये आपका डायगोनल सपोर्ट हो जाए और डायगोनल रेजिस्टेंस हो जाए, तो इसके बिटवीन जो मूवमेंट है वो आपको देखने मिल जाए। यहाँ पे क्या होता है कि इसको अपन क्या कौन सा पैटर्न बोलते हैं? तो पीनट पैटर्न कहलाता है। और ये आपको बुलिश और बीरिश दोनों हो सकते हैं। ये आपका डिसेंडिंग में भी बनेगा तो भी अपन पीनट ही बोलते हैं, असेंडिंग में भी बनेगा तो भी हम इसको क्या बोलते हैं? पीनट पैटर्न ही इसको बोलते हैं। इतना हो गया। अब इसके बाद कोई पैटर्न रह गया है क्या? हम्म, अब तक हाइब्रिड में कुछ रह गया है क्या? हम्म, कोई पैटर्न याद आ रहा है कि जो रह गया हो? बताएंगे?
इतने ही जो पैटर्न है वो हम आगे जाके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से ये जो आपका जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है, इन सभी की वजह से सभी के सभी जो पैटर्न्स हैं वो बनते हैं। और यहाँ से क्या है ना कि भाई आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस यही करना है कि जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आप ड्रॉ करते हैं उनको बेटर बनाना है। क्या होता है कि मैंने भी बहुत लंबे टाइम तक एक ही गलती करता रहा। वो गलती क्या थी? वो गलती ये थी कि मैं पैटर्न को सर्च करता था, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे फोकस नहीं करता था। मैं उसके आउटकम पे ज्यादा फोकस करता था कि वो निकल के क्या आएगा। हम क्या करते थे कि भाई जो आपका पैटर्न है उसको देखना स्टार्ट करते थे कि भाई ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। और ये एक बार जो माइंड में बन जाता है ना कि भाई ये जो पैटर्न है ये कहीं बन रहा होगा, तो क्या होता है फिर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं फिर बाइस हो जाते हैं, वो बेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बन पाते हैं। इसी कारण से हम देखते हैं, आपको मैं बोलता भी हूँ कि हमेशा से याद रखिए कि जो आपका क्लासिक पैटर्न है उसको सर्च करने के लिए नहीं दौड़े, आप दौड़े केवल एक बेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने को। वो कहीं ना कहीं आपको मैंने इतने सारे कॉम्बिनेशन बताए, 19 कॉम्बिनेशन बनाए। पहला डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न, देन उसका रेक्टेंगल पैटर्न जो कि बुलिश और बीरिश होगा है, इसके बाद डिसेंडिंग चैनल पैटर्न, असेंडिंग चैनल पैटर्न, देन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न, राइजिंग वेज पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, कर्व पैटर्न। कर्व में क्या होगा, बुलिश और बीरिश दोनों होंगे। देन उसका कप एंड हैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, राउंडिंग टॉप पैटर्न हम नहीं पढ़ते हैं बिकॉज इन रियलिटी ऐसा कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि हम जब हम जाएंगे सर्च करने तो बहुत रेयर केस में, बहुत ज्यादा रेयर रेयर स्टॉप रेयर रहता है, वो बनते हुए देखने को मिलता है। और जब रेयर स्टॉप रेयर है तो मतलब नहीं निकलता कि भाई क्यों हम उसको याद करें। देन उसके बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न, देन उसके बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, पोलन फ्लैग पैटर्न में, इन्वर्टेड पोलन फ्लैग पैटर्न में, पीनट पैटर्न में, जो कि बुलिश एंड बीरिश भी हो सकता है। इतने जो पैटर्न्स हैं इन सभी के बारे में हम वन बाय वन जो है ना डिस्कशन उसको स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला पैटर्न होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम डबल टॉप क्यों नहीं करते? हम तो स्टडी करते ना। कौन बोला कि नहीं करते हैं? यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहला पैटर्न है वो होगा आपका डबल बॉटम पैटर्न। और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाम को ही डिकोड करेंगे। हमेशा का काम है कि भाई नाम को जब हम डिकोड करते हैं तो यहाँ पर क्या आपको शो कर रहा है, डबल बॉटम। इसी प्रकार से हमने क्या देखा था अभी, ट्वीजर बॉटम। लेकिन वो क्लासिक पैटर्न था, मतलब वो क्या था, वो कैंडलस्टिक पैटर्न था, ये क्लासिक पैटर्न है। केवल क्या हुआ है कि नाम ट्वीजर से डबल कर दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट बोल दिया गया है, वहां पे ट्वीजर करके थोड़ा सा उसको मोड़ा गया था। तो यहाँ पर भी मैंने आपको वहां पे भी आपको बताया था, क्योंकि उस टाइम पे अपन ने डबल बॉटम पैटर्न नहीं पढ़ा था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया भी था कि जो ट्यूजर बॉटम है वो वेरी मच सिमिलर टू डबल बॉटम होता है। जब आप उसका फॉर्मेशन देखेंगे, जो आप स्मॉलर प्राइस, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे प्राइस को, तो आप पाएंगे कि जो पैटर्न है वो आपका डबल बॉटम जैसा ही बन रहा है। तो वो आपको बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे जब हम डबल बॉटम पैटर्न की बात करते हैं
ये जो फॉर्मेशन है ये ड्रॉ होता है, ये इसका जो प्लेस है वो कहाँ पे बनती है? सबसे पहली बात तो ये बनेगा कहाँ पर? प्लेस ऑफ फॉर्मेशन रहता है, ये रहता है आपका डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड या फिर सिंपल है, इस सपोर्ट के पास में होगा। वो भी सपोर्ट कौन सा होगा भाई? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका जो फॉर्मेशन है वो हॉरिजॉन्टल पे बनता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। अब इसके बाद इसका जो फॉर्मेशन है उसमें क्या चाहिए होता है? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद मिनिमम 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं आपके इसमें फॉर्मेशन। अब इसके बाद आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये आपका सपोर्ट बन गया। प्राइस ऊपर से क्या कर रहा था? ऊपर से नीचे की तरफ आपका प्राइस आ रहा था। इसने क्या किया? हिट किया एक सपोर्ट को। सपोर्ट के यहाँ से प्राइस है वो आपका बाउंस किया। बाउंस करने के बाद अगेन नीचे की तरफ गया और फिर से क्या हुआ? जिस प्राइस से रिवर्स हुआ था उसके पास में आ गया। मतलब यहाँ पर क्या किया इसने? एक रेजिस्टेंस भी बना दिया। और आपका जो पॉइंट था, जो प्राइस नीचे की तरफ हिट हुआ, ये आपका 2 बार यहाँ से हिट होकर बाउंस कर गया। और दिस इज वाई, वही 2 बार आपका यहाँ पे सपोर्ट हिट किया और इसने बॉटम बनाया। इस कारण से अपन इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉटम पैटर्न इसका नाम दिया गया है। अब आपको मालूम है कि अगर हमें इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मतलब सपोर्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग आपको रीड करना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन आपको वहां पे सर्च करना पड़ेगा। तो सिंपल है। सबसे पहली बात, ये जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड को अगर आपको बीट करना है तो क्या करेंगे? सिंपल है कि जब आपके स्टार्टिंग में अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर क्या होंगी? लॉन्ग कैंडल्स होंगी। बट जब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? स्मॉल कैंडल्स होनी चाहिए। एंड स्मॉल कैंडल्स विथ लो वॉल्यूम। क्लियर? और स्मॉल कैंडल्स विथ लो वॉल्यूम होगा तो जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जो मूवमेंट आया वो क्या था? फिर बिग था। देन उसका जब ये रिवर्स होता है, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जब यहाँ से गया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक से मतलब क्या है? यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनने चाहिए, जो हम पढ़े हुए हैं अभी रिसेंटली। तो जब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे तो वहां पे सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। इवन आपका जो वॉल्यूम है ना वो भी इंक्लूड हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी आपके स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होनी चाहिए। दोनों जगह जब आपका जो मूवमेंट है, जब एक जो रिवर्सल आएगा एक सर्टेन पॉइंट से, एक जो बॉटम से, वो अगर स्ट्रांग होगा, वो कैंडलस्टिक्स का अगर कंफर्म कर रही होंगी तो वो क्या होता है? फिर बहुत बेटर वो आपका वहां पर रिवर्सल होगा। क्लियर है? वो आपका सपोर्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। देन उसका जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस जो है ना, ये आपका यहाँ पर रहता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि सम टाइम क्रॉस नहीं कर पाता है भाई। यहाँ पर जिस जिस प्रकार से क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ से रिवर्स हो गया, आपका नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर जैसे ही क्रॉस करता है, यहाँ पर जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो अपन फिर क्या इसको क्या कर लेते हैं? एज आ ब्रेकआउट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन जब ब्रेकआउट आता है तो आपका ब्रेकआउट किस प्रकार से आना चाहिए? देखो, पहली बात तो स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल से मतलब क्या होगा आप बताइए? यहाँ पर कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न होना चाहिए? मारू बोझो। या फिर मारूबोजू है, या फिर अदर कोई भी जो बुलिश कैंडल है वो होनी चाहिए। लाइक आपका हैमर भी हो सकता है इवन, बट यूजुअली आपका वहां पर नहीं रहेगा। देन उसका जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बात कर रहे हैं तो सिंपल है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो आपकी क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए।
स्पाइक होना चाहिए वॉल्यूम में। इसके अलावा जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमने गैप एनालिसिस के बारे में बात की थी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम बात करते हैं क्लासिक पैटर्न की, वी इंक्लूड गैप एनालिसिस ऑल्सो इनसाइड द क्लासिक पैटर्न। तो जब भी अगर ये ब्रेकआउट आता है, तो अगर ये ब्रेक अवे गैप के साथ आएगा तो क्या होगा, बेटर होगा ना। ब्रेक अवे गैप भी हो सकता है, अगर हो तो बहुत बेटर। अब जब ये ब्रेकआउट इस प्रकार से आएगा और इस प्रकार से रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो सिंपल है, मूवमेंट क्या होगा भाई, अप साइड की तरफ ही इंडिकेट करेगा। फिर एक जो रिवर्सल है भाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या था। अब देखो फेजेस में भी समझिए, ये क्या था, जस्ट अ मिनट, जूम हो जा भाई। ये डाउन ट्रेंड था, देन डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ, ये आपका साइडवेज आ गया। जब आप डाउन ट्रेंड में देखते हैं तो डाउन ट्रेंड किस प्रकार से बनता है, ये बनता है ना, कैसा, लोअर लो, लोअर हाई, एंड लोअर लो एंड लोअर हाई। साइडवेज में लो, हाई, लो, हाई, सिंपल ही रहता है। देन उसके बाद आपका अगर ट्रेंड चेंज होता है तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो है ना, ये जो प्राइस है ये आपका हायर हाई बनाने लगेगा। ये आपका ट्रेंड पूरा समझ गए कि मूवमेंट जब आप देखते हैं इस प्रकार का, ये साइडवेज के बाद आता है। और मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार बताया, जब आप साइडवेज के बाद अगर एक फ्रेश ट्रेंड जब स्टार्ट होता है आफ्टर साइडवेज, वो बहुत स्ट्रांग होता है। पहली बात तो वहां पे समझ लीजिए। यहाँ पे जब आप फेजेस की बात करें, ये जो ट्रेंड की बात होगी, अगर आप फेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था, ये डाउन ट्रेंड है ना, ये क्या, कौन कौन सा फेज था यहाँ पे, पब्लिक पार्टिसिपेशन था। और ये जो पब्लिक पार्टिसिपेशन था, वो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर नीचे आया, ये कंसोलिडेशन हुआ। तो ये कंसोलिडेशन जब ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो क्या कंफर्म कर रहा होगा आपको, ये कंफर्म कर रहा होगा एक्यूमुलेशन को। जो एक्यूमुलेशन है वो लोअर साइड में होगा, और एक्यूमुलेशन के बाद जब ये ट्रेंड ब्रेक करेगा यहाँ पर, तो फिर कौन सा फेज हो जाएगा स्टार्ट, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रेंड होता है, समझ रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो ब्रेकआउट आता है, और जब इस प्रकार से आएगा तो जो मूवमेंट है वो आपको ऊपर की तरफ लीड करेगा। और अगर आपका जो ब्रेकआउट है इन सभी चीजों के साथ कंफर्म होता है, तो आप क्या करेंगे, क्या ही करेंगे, जब आपको मालूम है कि यहाँ पर इस प्रकार से आप मूव होने वाला है, तो बाय ही करेंगे। तो बाय कर लेंगे। तो बाय जब आप कर लेंगे, फिर बात आती है सपोर्ट की। भाई सपोर्ट कहाँ पर लगेंगे, तो पहले तो मैं इसको क्या करूँ, कॉपी कर लेता हूँ, दूसरे पेज पे चलते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा लिख लिया है मैंने। अब आप देखेंगे कि जब ये ब्रेकआउट आ जाएगा, ये आपका ब्रेकआउट हो गया, तो आपने यहाँ पे इसको बाय कर लिया। जो आपने इसको बाय कर लिया, तो आपको मालूम है कि जो मूवमेंट है वो तो ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन उसके पहले क्या करते हैं, आप रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि ये जो हाइट है पैटर्न की, स्टॉप लॉस इस प्रकार से निकाला जाता है। मुझे पता है ना कि मैथ के जो फॉर्मूला है वो 9th क्लास के बाद खराब लगने लगे थे, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हम उपयोग कर लेते हैं। क्या होता है कि जो हाइट है ना, हाइट ऑफ पैटर्न है, तो हाइट के लिए क्या करेंगे अपन, कैसे निकलेगी, जो रेजिस्टेंस है, सिंपल है। अरे रुकिए, इतना बड़ा ही क्यों लिखना है, रेजिस्टेंस माइनस सपोर्ट, ये आपको हाइट दे देगा।
और यहाँ पे जो अपॉन है ये आपका 2 कर देंगे जब, तो ये जो हाइट है ना ये हाफ हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे जब आप ले आएंगे ना, ये आपका जो मिडिल में है ना प्राइस, ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे अपन मिडिल में। देन उसके बाद आपका जो टारगेट है, टारगेट क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा तो ये हाइट पहले तो अपन इतना निकालेंगे और उसके बाद क्या होता है, ये जो बाइंग प्राइस थी उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली ये प्राइस निकल आएगा आपका। आप उस और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो, और टारगेट की जब हम बात करते हैं तो सिंपल है, जो बाइंग प्राइस है उसमें ऐड क्या करेंगे अपन, हाइट को, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। ये एक तरीका होता है। इसके अलावा तरीका क्या है कि जब आप टारगेट को देख रहे हैं, भाई हमें इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, तो सिंपल ये होता है कि आप जो रेजिस्टेंसेस है, जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, क्योंकि भाई ऊपर से नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ आया था, और जब डाउन ट्रेंड से आया नीचे की तरफ, तो आपको मालूम है कि जो डाउन ट्रेंड है इसने तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनाए होंगे। जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है उनको ही क्या कर दो, उनको ही टारगेट बना दो। तो आप कुछ इस प्रकार से देखते हैं। देन उसके बाद एक और है बात, क्या रहेगा, हाँ, या फिर आप जो टारगेट है उसको ना रखें, जो सपोर्ट है ना इसको शिफ्ट करते चले अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। और इसको क्या बोलते हैं अपन, इस मेथड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये तीनों के तीनों जो मेथड है वो आपको देखने को मिलती है। कितना हुआ। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि जो डबल बॉटम पैटर्न है, ये क्या है ना कि अगर आप इसको देखें दूर से, अगर इसको मैं क्लीन कर दूं, अगर मैंने इसको क्लीन कर दिया है, तो आप जब इसको देखेंगे तो ये वेरी मच सिमिलर टू कौन सा हमारा अल्फाबेट है, डब्ल्यू के जैसे लगता है। एंड इसी कारण से क्या बोल दिया जाता है डबल बॉटम पैटर्न को, डबल पैटर्न भी कुछ लोग बोलते हैं। बट हम क्या है ना कि हम जो पैटर्न है, जो इसका रियल नेम है वो डबल बॉटम पैटर्न ही है, तो इस कारण से हम इसको डबल बॉटम पैटर्न ही हमेशा से बोलते आए हैं, और उसको अपन डबल बॉटम पैटर्न ही बोलते हैं। क्लियर। अब क्या होता है, समटाइम क्या होता है कि भाई ये तो हुई एक नॉर्मल पैटर्न की बात, लेकिन समटाइम क्या होता है कि जो प्राइस है जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता है, तो जो पूत के लक्षण है ना वो पालने में दिखने लगते हैं। मतलब कब, कहाँ पर जो मूवमेंट है वो आपको बेटर दिखने लगता है, वो दिखने लगते हैं आपके यहीं पर। मतलब ये जो प्राइस है जब यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा होता है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है वो आपको बुलिश फॉर्मेशन देखने मिलने लगते हैं कैंडलस्टिक के। तो आप क्या करते हैं समटाइम, अगर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि ट्रेडेबल होता है, तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं ना क्लासिक पैटर्न के अकॉर्डिंग, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग। और जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो फिर क्या होता है, प्राइस आप यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है, तो जो सपोर्ट है वो आप इजीली पीछे की तरफ मूव कर से जाते हैं, और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो आपको वहाँ पे बढ़ता जाएगा। और मैंने आपको बता दिया है कि भाई कैंडलस्टिक किस प्रकार से हम वहाँ पर ट्रेड करते हैं। इतना क्लियर है। डबल बॉटम पैटर्न से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसका एसएल एक बार एक्सप्लेन करेंगे वो एस एल आपका जो हाइट है, हाइट की अगर हम बात करें तो सिंपल है, जब आप हाइट की बात करते हैं तो जो हाइट है वो किस प्रकार से निकलेगी, हाइट निकलेगी ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो सपोर्ट है, तो रेजिस्टेंस माइनस क्या हो जाएगा, सपोर्ट। जैसे रेजिस्टेंस 10 रुपए का है, जो सपोर्ट है वो 5 रुपए का है, तो हाइट कितनी निकल आई आपकी,
5 बराबर। 5 रुपये निकल आई, ये आपका सही रहेगा। ओके, तो आप जब 5 रुपये निकले आई तो इसको अपन क्या कर देंगे फिर, अपन टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना स्टॉप लॉस 2.5, लेकिन 2.5 किसका माइनस होगा, हमने क्या किया कि 10 रुपये में बाय किया रेजिस्टेंस पर, समझ रहे हैं ना बात को। तो 10 रुपये में माइनस बाय किया है तो इसको क्या करेंगे, 10 रुपये से -2.5 करेंगे तो जो स्टॉप लॉस है वो कितना आएगा, 7.5। 7.5, जो कि मिडिल पॉइंट रहेगा आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। क्लियर है, लेकिन ऐसा क्यों सर, ऐसा मतलब सपोर्ट? ये लॉजिक ऐसे ही है, आपको जब आगे और पैटर्न देखेंगे ना क्लास, उसका ऐसे ही जी। है पूरा का पूरा। ओके। आप ये एक और तरीका, मतलब ये नॉर्मल तरीका है ये पैटर्न का, बट आप जी जी। चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल है हमारा जो लॉजिक है ना, कि जो रिसेंट कोई स्विंग पॉइंट है, जो स्विंग सपोर्ट है, आप उस पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बराबर। ओके। वो बेटर रहता है। और मैं उसी को यूज करता हूँ, मैं पर्सनली इस प्रकार से यूज नहीं करता हूँ। जो रिसेंट स्विंग लो है या फिर जो सपोर्ट है उस पर ही स्टॉप लॉस हमेशा लगाता हूँ, क्योंकि लॉजिक के साथ हम जाते हैं, हम इस प्रकार के पॉइंट के साथ नहीं जाते हैं। इस प्रकार से रहेगा। ओके सर, क्लियर। क्लियर है, टाइम फ्रेम का कोई इशू नहीं है आप। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर ये बोल रहा था, जैसे मान लीजिए अपना जो रेड वाला इंडिकेट कर रहा है और हम्म, ब्लू वाला सपोर्ट, तो कई बार सर ऐसा भी होता है कि अपना डाउन ट्रेंड से आया, फिर उसके रेजिस्टेंस लाइन तक नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक दो बार फिर रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करता है, तो उसको भी डबल बॉटम नहीं बोलेंगे? आपकी वॉइस कट रही है, मुझे सर क्लियर मैं समझ में बोल नहीं रहा आया। था, हाँ। हाँ मैं ये बोल रहा था सर, कि जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड से आया है अपने नीचे कोई भी स्टॉक, और उसके बाद सपोर्ट से वापस ऊपर गया, बट रेजिस्टेंस लाइन को टच नहीं किया, है ना सर? रेजिस्टेंस लाइन को टच नहीं किया और एक दो बार वहीं पे डिप करके फिर वापस रेजिस्टेंस लाइन को टच करता, तो भी डबल बॉटम बोलेंगे क्या? देखना मैं बताता हूँ, आपने बोला कि भाई जो प्राइस है वो नीचे की तरफ इस प्रकार से आया, ये ऊपर की तरफ गया, जी ये जी। ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया। हाँ जी हाँ जी। अब रेजिस्टेंस पता हाँ है ना, जहां तक ऊपर जाएगा वहीं तो रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस थोड़ी ना प्री डिफाइन है यहाँ पे, रेजिस्टेंस पहले से अवेलेबल नहीं है, रेजिस्टेंस तो जब भी बनेगा जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, और जहां से रिवर्स आएगा वही रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है पहले सर, ठीक। पहले 10 रुपये से रिवर्स हो रहा था, अब 9 रुपये पे रिवर्स हो रहा है, तो ये 9 रुपये पे आ गया। 8 रुपये से रिवर्स होगा तो 8 रुपये पे स्टॉप लॉस है, मतलब रेजिस्टेंस आ जाएगा। 7 से रिवर्स होगा 7 पे आ जाएगा, क्योंकि वो पहली ठीक है बार ही सर, ठीक है। रिवर्स हो रहा है ना। यहाँ पे अगर आपका जो क्वेश्चन है, ये ठीक है पता है सर। कहाँ पे वैलिड होता है, ये वैलिड होता है इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, जब हम पढ़ेंगे ना वहां पे वैलिड रहेगा, कि अगर प्राइस आपका रेजिस्टेंस की यहाँ से यहाँ पे रिवर्स आता है नीचे ये, फिर उसके बाद यहाँ से आता है, ये होगा वैलिड, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे प्लेस ले चुका है, देन उसके बाद आपका नीचे की तरफ आएगा। हाँ सर, यही यही इसी टाइप की रखता है। ये ठीक है फिर सर। आगे जाके, और यहाँ पे भी आपका यहाँ पर है, तो ये आपको पहले ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्टिल है, अभी भी वैलिड रहेगा ना, ये तो पैटर्न कोई। थैंक यू। गणेशता को एंट्री, एंट्री सिंपल, मैंने वही बोला ना कि भाई एंट्री कब हो गई, एंट्री उसी केस में हो गई जब आपका ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये ब्रेक करता है विद स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। इसको तो मैंने एंट्री बहुत बेटर वे में आपको बताया है, कि ये जो रेजिस्टेंस है जब क्रॉस करेगा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, प्राइस के साथ, और अगर गैप भी होता है, तो उस केस में अपन फिर क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, वहीं पे एंट्री ले लेंगे जब ब्रेक कर रहा होगा ड्यूरिंग लाइव मार्केट। चलो आप लाइव मार्केट में नहीं देख पाए, अगले दिन देखते हैं तो ले लेंगे। यहाँ पे मैं कभी भी, पता है ना, ये रिटेस्ट वाला मैं कभी ना किसी को बताता हूँ ना, मैं खुद ट्रेड करता हूँ, तभी आपने देखा है कि मैं रिटेस्ट का कहता हूँ कि भाई रिटेस्ट कर रहा है, चलो अपन ले लेते हैं, या फिर मैंने अपडेट किया है कभी भी कोई भी चार्ट रिटेस्ट वाला, याद है किसी को?
नहीं करते ना, और नहीं करते तो बताते नहीं उसको। कि मैंने पहले ही बोला था कि जो भी हम यहाँ पे क्लासेस में बात करेंगे वो रिटेस्ट, उसकी एक्यूरेसी सही नहीं है, जो जिसकी एक्यूरेसी सही नहीं है उसको अपन नहीं करते ना। जरूरत नहीं है, जो बुक में लिखा है पूरा का पूरा अगर हम वही करने लगे फिर साला हमारी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। और हमेशा याद रखिए कि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक नहीं है, हमारे पास बहुत है। कोई तो होगा जो साला ब्रेकआउट पे आ रहा होगा, रिटेस्ट जरूरी थोड़ी ना है। और हम ऐसे ही स्टॉक सर्च करते हैं जो रिटेस्ट नहीं करते हैं, या तो साला जाएंगे तो स्टॉप लॉस पे जाएंगे या तो टारगेट पे जाएंगे, बीच में नहीं अटकता। और अटकना भी नहीं चाहिए जब आप एक बेटर अगर स्टॉक सर्च करते हैं, ट्रेड सर्च करते हैं तो। अनिल सर, आपका टाइम फ्रेम से मतलब क्या था? सर ये टाइम फ्रेम का मतलब जब ये अपन रीटेस्ट करें, ये रीटेस्ट नहीं सॉरी, ये जो अपन डब्लू का इसका करेंगे रेसिस्टेंस का उसका, तो टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट 15 मिनट क्या रखना चाहिए उसका? कोई भी कोई इशू नहीं है आपका, इरेस्पेक्ट ऑफ टाइम फ्रेम है। ये आपका टाइम फ्रेम जब आप बात करेंगे 15 मिनट का, अगर आप 15 मिनट के चार्ट में बनता है तो आप अगले 40-45 मिनट तक ही इसको देख पाएंगे, मतलब इसका जो वर्क है वो देख पाएंगे। ये अगर डेली पे देखते हैं तो 15 से 20 दिन 30 दिन तक हो जाएगा। वही आप वीकली पे देखते हैं तो 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ के लिए हो जाएगा। अच्छा अच्छा। वो डिसाइड करता है आपका टाइम फ्रेम क्या रखना है, उसका जो आगे का जो मूवमेंट है ना वो लंबे टाइम के लिए हो जाता है, तो इररिस्पेक्ट ऑफ टाइम फ्रेम इस सब कहीं वर्क करता है। अच्छा अच्छा। यूजुअली हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो डिफॉल्ट टाइम फ्रेम है डेली, उसको ही हम यहाँ पे मान के हमेशा से डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम करेंगे तो आपका रहेगा। अच्छा वो रह जाएगा। बाकी यूजुअली डेली बेस पे ही करें, जैसे मतलब महीने 2 महीने। मैं डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ कि हम डिस्कशन डिफॉल्ट पे करते हैं डेली का। बाकी हम्म। इसका जो यूज है वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जिसका कोई जरूरी नहीं है कि केवल आप डेली में ही देखें। ये आप नहीं अगर 15 मिनट के चार्ट में भी यूज करते हैं तो उतना ही बेटर वर्क करेगा जितना कि डेली में वर्क कर रहा है। नहीं, लेकिन जैसे कि अभी शॉर्ट टर्म जैसे महीने 2 महीने की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करें तो उसमें क्या लेना चाहिए टाइम से? क्या? जैसे महीने 2 महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करें डेली 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 तो डेली, और जैसे डेली 10 दिन 5 दिन 15 दिन के हिसाब से शॉर्ट टर्म उसमें उसमें। भी डेली आ जाएगा 10 दिन 15 दिन के लिए। बाकी उससे थोड़ा कम रहेगा तो 4 घंटे 2 घंटे वो भी अपन देख सकते हैं वो लेते हैं। ना। हाँ। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। क्यों बेटा बंद करी? और कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। चलिए, आप चलो अपन आते हैं कहाँ पे, एग्जाम्पल भी तो देखना जरूरी है। बिना एग्जाम्पल के थोड़ी ना भाग जाएंगे। दिख रहा है स्क्रीन? जी सर। ओके। डबल बॉटम दिख रहा है इसमें? यस सर। 4 बॉटम दिख रहे हैं सर, ये 4 हैं। 4 बॉटम ये मेरे को नहीं। हाँ यहाँ पे। ये आपका हॉरिजॉन्टल डायगोनल सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। जरूरी तो नहीं वो तो बन जाता है काम। ये डबल सपोर्ट है ना ये। बाकी आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपका कहना है कि वो सिमिलर रहता है, कोई इशू नहीं है रेजिस्टेंस आपका। यहाँ पे फिर आपका ब्रेक किया था, और आप देखेंगे, आप अगर टेलीग्राम पे जाएंगे ना तो 11 अगस्त को मैंने इसको शेयर किया था। ये इसी नाम से ये आप देखेंगे, ये आपको दिख रहा है। 171 रुपये पे।
चलिए अपन फिर वापस आते हैं इस पे। ये आपका 171 पर यहाँ पे जब ब्रेक किया था, वॉल्यूम देखो बहुत बेटर था, प्राइस बेटर था, 171 पे मैंने शेयर किया था। देन उसके बाद क्या हुआ, सपोर्ट यहाँ पे लिया था अपन ने 150। सिंपल है, मैं बोला ना कि स्विंग लो जाए ना, उस पर ही अपन सपोर्ट लेते हैं। ज़्यादा जरूरी नहीं है कि अपन मैथमेटिक बहुत ज़्यादा बेटर कराएं। देन उसके बाद आपको मूवमेंट जो था ऊपर की तरफ आया, पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट, दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरा टारगेट, और ये आपका रेजिस्टेंस। आज भी आपका फिर से बहुत स्पीड से भागा हुआ है स्टॉक, ये फ्रेश ब्रेकआउट पर ही। बाकी आप देखेंगे तो बहुत परफेक्टली ये क्या किया है, वर्क किया है। देन उसके बाद अपन आगे बढ़ा, इसके बाद आपका कौन सा ए सी सी 2333, ये कब का है, वो बहुत पुराना, नवंबर 2021। सर एक बार वही चार्ट वापस ले आएंगे क्या? बोलिए। सर मेरा जो क्वेश्चन था ना उस समय, हम्म वो यही इसमें देखेंगे, अगर आपने जैसे जो आपने मार्क किया ना, वहां पे हम उसको बॉटम मान के चल रहे हैं। तो हम्म सर ऊपर भी एक जगह पे देखेंगे ना, तो वहां पे भी एक बॉटम बना रहा, तो उसको क्या कंसिडर कर सकते थे क्या? ये वाला ना, ये यही वाला, यही वाला। इसको भी आप हाँ कंसीडर सर, हाँ करेंगे तो सर। उसमें से कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। और मैंने वही बोला कि आप जब देखते हैं, जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये क्या रहेगा, ये आपका मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर ये आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, हेर आंसर। अगर ये बन जाता है ना, ये लाइन बन जाएगी, तो ये दोनों के बीच में क्या क्या फॉर्म करेगा, ये बफर जोन करेगा ना, ये सपोर्ट जोन होता है। और सपोर्ट जोन भी उसी प्रकार से केबल वर्क करेगा। तो इस चीज़ को मैं ड्यूरिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत बेटर तरीके से क्लियरिफाई कर चुका हूँ। तो क्या होता है समटाइम इस प्रकार के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जॉन्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और उनको कैसे टैकल करना है, उनको किस प्रकार से आप कई बार देखते हैं, वो अपन मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ड्यूरिंग बता चुका हूँ। और वह इसी कारण से बोला ना कि आप जब एक बेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस केवल सर्च करेंगे, आप यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ सर्च करेंगे तो ये मेजर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है, आप यहाँ पे प्रेफरेंस इसी सपोर्ट को देना पड़ेगा, तो वो बेटर रहता है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे था, आप देखेंगे अगर यहाँ पे था, ये ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, और जब वॉल्यूम नहीं था तो क्या करते फिर, इग्नोर करते हैं। यहाँ पर था, वॉल्यूम था, सब कुछ था, देन दिस इज वाई, इसी यहीं पे मैंने अपडेट दिया था, और ग्रुप में भी अपडेट यहीं पे दिया। वीक रहता है तो छोड़ देते हैं। अगर कोई भी पॉइंट अगर मिस होता है तो जरूरी नहीं है कि अपन इसको ज्यादा कंसिडर करें कि हाँ बहुत कुछ ही है। ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे नहीं होता, अर्ली नहीं होता, ये आपका ब्रेकआउट पे ही था 171 पे। अर्ली यहाँ पे क्यों गए, यहाँ पे अर्ली यहाँ पे करते ना तो ये रेजिस्टेंस पे निकालना पड़ता ना आपका। मैंने वो कैंडल स्टिक, जब आप देखोगे कैंडल स्टिक भी हमने पढ़ा, इसी कारण से कहते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि भाई आपको बहुत लिमिटेड चीज आपको यहाँ पे पढ़ा है। हम सब कुछ पढ़ते हैं, एक एक चीज को जब हमने देखा तो वहां पर जो क्वेश्चंस हैं, जो बाकी अदर चीज है, वो भी आपके यहाँ पे क्लियरफाई होंगी। जैसे आप देखोगे जो आपने कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, तो कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें मालूम है कि एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, कहाँ पे नहीं लेनी चाहिए, तो वो आपका वहाँ पे रहेगा। देन उसके बाद इतने सारे डबल बॉटम पैटर्न होंगे, लेकिन मिल लिखा नहीं क्या।
एक मैच लेता। नेस्ले का है। ओके, ये वाला था नेस्ले में, यहाँ पे ये ब्रेक किया था। और ये आपका रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हाइट वाला है ना, वही फॉर्मूला रहेगा और रेजिस्टेंस पे आपका वर्क करेगा। ये सपोर्ट, ये टारगेट आपका ऑलमोस्ट वहीं पे हिट किया। और ये आपका, ये दोनों के दोनों बॉटम रहेगा। देन उसके बाद ये परफेक्टली मूव किया था और ये आपको ब्रेक किया था विद स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक। तो आपको वहीं से आपका आया। यस, जेके टायर यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पर, ये। देन उसके बाद मूव किया। जस्ट मिनट, एक काम करते हैं, मेरी सीट ओपन करते हैं तो बेटर रहेगा। हाँ, मेरे पास सीट बनी रखी है, वहां पे मिलेंगे अपन को पैटर्न। लेकिन ये शायद तक ये नहीं मिलेगा डबल बटन पैटर्न, सभी है। सीट बहुत टाइम लगा उस पर काम करने का, टाइम नहीं मिल पाता अभी। हाँ, डबल बटन मिल गया। जस्ट मिनट, इसको हाँ, ये जेके टायर को मैं ऐड कर दूं तो फिर अपन उसके बाद देखते हैं। मेरे पास बहुत है अब तो एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप देखेंगे अटलांटा था, ये अटलांटा का इस ब्रेकआउट था 2016 में। ये लो वॉल्यूम वाले स्टॉक है ये। वाह, ये आपका रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया था नीचे सपोर्ट को ला के। ये आपका बॉटम, ये वाले आपका बॉटम को मिला के। ये आप चाहें तो क्या होता है कि बाद में जाके ये सिमिलर टू क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत रेक्टेंगल भी हो जाएगा तो कोई इशू नहीं जाता है। जरूरी थोड़ी ना रहता है कि हमेशा से पूरा का पूरा सिमिलर ही पैटर्न है। बट क्या होता है कि जो पैटर्न्स है वो आपका उस फॉर्मेशन को फॉलो करना चाहिए, उस प्रकार की जो एलिजिबिलिटी है उसको फॉलो करना चाहिए। आप देखेंगे फिर उसके बाद क्या हुआ, ये इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया विद वॉल्यूम। यहाँ पे जब ब्रेक किया था बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, साथ में जब आप कैंडल स्टिक देखेंगे तो ये क्या कर रही थी, ऊपर से सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रही थी। देन उसके बाद जब ये ब्रेक किया यहाँ पे बहुत बेटर वॉल्यूम था। एंड जब वॉल्यूम बनेगा कैंडल स्टिक स्ट्रॉन्ग रहेगी, देन हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ, ये मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिला। अदानी पोर्ट्स 2015 2016 में आया था। ये बहुत परफेक्ट। देख रहे हैं, ये पहला बॉटम, सेकंड बॉटम, इसने क्या किया, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया। यहाँ पर कौन सा, ये देखो, ये जो गैप है ना, ये गैप कौन सा था, ब्रेकअप गैप, ब्रेकअप गैप ने कंफर्म किया। देन उसका देगा आपको मूव करते हुए देखने को मिला। अदानी पोर्ट में 2022 में भी आया था एक,
कहाँ पे आया था, इस पे लिखा है मैंने क्या, 6। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, कौन सा केस है ये, केस यहाँ पर ऐसा है कि भाई ये अप ट्रेंड में ही बन गया, बट यहाँ पे जो फॉर्मेशन थे वो कुछ इस प्रकार से ही थे, इसको फॉलो किया, बाकी ब्रेकआउट जो था ये बहुत लंबे टाइम के बाद लीड किया, ये बहुत स्ट्रांग नहीं था, बट इस प्रकार से भी आप कंसिडर कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग अप ट्रेंड। हमेशा जरूरी नहीं है केवल डाउन ट्रेंड में ही हो, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में भी अगर इसकी जो फॉर्मेशन है, जो एलिजिबिलिटी है, अगर उनको परफेक्टली मैच करता है तो थोड़ा बहुत अपन वहाँ पर भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपन इसको रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये नीचे की तरफ था, बट आपका जैसे देखेंगे तो ये डबल बॉटम पैटर्न का ही टाइप का है, देन उस पर ब्रेक किया और फिर आपका वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद एल टी 2011 से 2014 बहुत स्ट्रॉन्ग आया होगा फिर तो, मैंने देखा, मैंने होमवर्क करके रखा हुआ है। ये सब आपका बॉटम, ये था आपका बॉटम। इसके बाद क्या हुआ, इससे ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आपका जो स्टॉक है जैसे ही ब्रेक करके भागा तो ये फायर हो गया। ये आपका ब्रेकआउट था 762 पे, उसके बाद हाई कितना बनाया, दुगना ऑलमोस्ट। इस प्रकार से, तो चलिए कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो अपन एग्जांपल देखते रहेंगे और मेरी लिस्ट खत्म नहीं होती है। ये लाइन चार्ट में बेटर दिखता है क्या सर, डबल बॉटम? हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया एरन सर कि जब आप देखते हैं कि कोई भी अगर पैटर्न ड्रॉ करते हैं या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा बहुत डाउटफुल है तो क्या करना चाहिए, बताया ना मैंने तरीका, लाइन चार्ट यूज कीजिए, सबसे बेटर है। क्या ना कि कैंडलस्टिक में क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे यार इसका, इसकी बिक तोड़ें क्या, काटें कि नहीं काटें बिक को, ये थोड़ा सा इशू हो जाता है, बट जब आप दिखते हैं किसको, लाइन चार्ट में, तो उसमें तो बिक होती नहीं, वो तो क्लीन होता है, उसमें इजी रहता है आपका ड्रॉ कर पाना। थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का क्या? बस थैंक यू सर। ओके, वेलकम। बोलो। तो इसमें से ट्रेड लेने से पहले हम आरआर देखेंगे ना, तो मिनिमम आरआर कितना 3:1 होना चाहिए? वो तो आपका, आप उसको आप मैनेज करेंगे उसका, और वही तो आपका मिनिमम 3:2, और ये आपको इससे भी बेटर हो सकता है जब आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम, तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टारगेट बनाएंगे तो मेरे ख्याल से टारगेट काफी नीचे आ जाता है ना। नहीं, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो ये आप चाहें तो या तो इसको बनाएंगे, तो ये आप यहाँ पे क्या है ना कि पहली बात तो क्या होता है कि जैसे आपको इसकी जो हाइट है अगर इसको टारगेट लेते हैं, तो ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो 1:2 का आपका क्या होता है, मतलब 2:1 का रेशियो आपका बाय डिफॉल्ट होता है। अगर वही आप सपोर्ट पूरा ऊपर की तरफ कर देंगे तो क्या होता है, हो जाता है फिर ये रिस्क रेशियो है ना वो थोड़ा सा और फेवरेबल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए थोड़ा स्मॉल मैनेजमेंट, आप उससे फिर अपने हिसाब से ही उसको देख तो सकते हैं, कोई बेसिकली इशू नहीं। टारगेट का मतलब टारगेट हमको पैटर्न के अनुसार लेना है ना, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेंगे तो कई बार आरआर बैठेगा नहीं। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का चार्ट है, कहाँ पर आपका बना हुआ है। समटाइम क्या होता है कि जैसे आपका ये था किर्लोस्कर इंडस्ट्री, जो ऑयल है, ये तो बहुत ऊपर था ना, आप देखेंगे वो तो 80% के अराउंड ऊपर था किर्लोस्कर। ये देखो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है ना, ये चाहे तो आप यहाँ पर भी कर सकते, फिर देखो बिग मेजर यहाँ पर भी है या फिर और ऊपर। ये तो बहुत सारे आपका, मैंने पहले बताया कि जब आपका डाउनफॉल में बनता है, डाउनफॉल के बाद बनेगा तो जो रेजिस्टेंसेस है उसकी तो भरमार रहेगी, लेकिन वही रहता है कि आप जो है ना रेजिस्टेंस, वो स्लोली स्लोली लेके एक पॉइंट पे आप देख सकते हैं, अलग अलग आप बना सकते हैं। और वही है देखो, सपोर्ट यहाँ पे था अगर 155 के अराउंड, फिर उसका बाद आपका ये अगर 198 पे भी लगा रहे हैं तो रिस्क कितना आता है देखो।
आ गया बाय, हाँ लॉन्ग पोजीशन है। थ्री पॉइंट वन फाइव। वहीं अगर आप इसको गलती से अकॉर्डिंग टू पैटर्न साइज कर देते, ये तो 4 के राउंड पड़ जाता, 4.14। तो इस पर क्या है ना कि जो कंडीशंस हैं समटाइम आप देखते हैं तो वो अपन अपने अकॉर्डिंग फिर जाके मैनेज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है क्या? ब्रेकआउट्स में मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फेक ब्रेकआउट में फंस जाना। तो फेक ब्रेकआउट कभी नहीं आएगा जब आप इनकी सभी चीजें फॉलो करेंगे। मैं देखो ना, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया होगा, लोगों ने पकड़ा होगा, लेकिन अपन ने नहीं पकड़ा ना। क्यों नहीं पकड़ा ये देखो। अगर आप यूजुअली देखते, अगर मैं जो बोलूँ, तो अपन जब देखेंगे तो यहाँ पे बाय किया होगा लोगों ने, और यहाँ पे भी बोल दिया होगा कि भाई डबल बॉटम पैटर्न है। हमने क्यों नहीं देखा इसको? यहाँ पे ये जो मूवमेंट आया था ना, इसको क्यों नहीं अपन ने देखा? बिकॉज हमारी जो कंडीशंस है ना, उसको फुलफिल नहीं किया। फुलफिल कब किया? यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम नहीं था वहाँ पे, ब्रेकआउट केवल ऐसे ही चल दिया था। तो जो कंडीशंस हैं जो अपन ने देखा, अगर ये सभी चीज़ों को अगर फॉलो कर रहा है, एग्री कर रहा है, तो बेटर है। अगर नहीं करता, अगर नहीं करता तो अवॉइड कीजिए। अगर करता है तो सिंपल है कि भाई फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, वहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर उसके बाद फेक नहीं होगा, फिर या तो फेल्ड होगा या तो सही होगा। ओके। यानी कि जो कंडीशंस है उसको आप लेके चलेंगे ना, तो फेक नहीं मिलेगा। और फेक फिर अपन मानते ही नहीं। मैं यूजुअली पहले भी वही, क्या है ना कि फेक ब्रेकआउट जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो ब्लेम है वो किस पे डाल रहे होते हैं? चार्ट पे। तो जब हम चार्ट पे ब्लेम डालने लगते हैं तो जो अपनी कमियां हैं वो सम टाइम क्या करने लगते हैं, हम उनको कैच नहीं कर पाते। फिर तो हम यही मान के चलने लगते हैं कि भाई फेक ब्रेकआउट एग्जिस्ट करता है, और व्हेन फेक फेक ब्रेकआउट एग्जिस्ट, हम क्या सोच लेते हैं, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। और एलिमिनेट नहीं कर सकते तो हम उसकी कोशिश नहीं करते, और कोशिश नहीं करते तो हमारे जो फेक ब्रेकआउट है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। ओके, गॉट इट। तो वी नीड टू वर्क ऑन दी आवर, ये ना आपका जो चीजें हैं, जो एडिशनल कंफर्मेशन है उस पर आप देखोगे तो आप यूजुअली एक जो सिग्निफिकेंट शिफ्ट है टूवर्ड द एक्यूरेसी, बेटर एक्यूरेसी, वो आपको देखने को मिलेगा। और इसी कारण से आप देखते हैं कि जब भी अपन चार्ट शेयर करते हैं या फिर कोई भी अपन स्नाइपर, ये आपका क्लोज करता है, ये मैंने स्नाइपर के तौर पे दिया था, क्योंकि जो यहाँ पे जो पैटर्न था, जो ब्रेकआउट था, वो बहुत बेटर था। और स्नाइपर का मतलब यही है कि जिस प्रकार के एक जो स्नाइपर रहता है, आप यूजुअली जब आप देखेंगे रियल लाइफ में, जो स्नाइपर है उसके पास एक लिमिटेड बुलेट होती है। समटाइम स्नाइपर को एक शॉट लेने के लिए एक ही पोजीशन पे बिना हिले हुए 10-10 12-12 घंटे रहना पड़ता है। उसके बाद क्या है, 10 घंटे 12 घंटे वो क्या करता है, वेट करता है केवल एक टारगेट को, एक गोली चलाने के लिए। लेकिन जब भी वो हिट करेगा, वो क्या होता है, वो पिन पॉइंट पे रहता है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी यानी कि मल्टीपल, क्या होता है कि जैसे ये ब्रेकआउट आ रहा है तो उसको अपन को ना बिल्कुल खा जाना है कि भाई क्यों ब्रेकआउट आया है, तो किस प्रकार की कैंडल बनाए, किस प्रकार से वॉल्यूम है, नीचे से जब प्राइस ऊपर की तरफ आया तो क्या वो ट्रेंड स्ट्रांग था, जब ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस गया था तो क्या वो स्ट्रांग, वो ट्रेंड जो था वो क्या वीक था। मतलब ये जो अदर जो इन्वायरमेंट है ट्रेड के लेने के पहले, उसको भी हमें एक्सेस करना है, उनको भी हमें देखना है। और जब आप इन सभी चीज़ों को देखने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेटर होती हुई आपको देखने को मिलेगी। हर दिन अपन लर्न करते हैं, हर दिन एक जो फेल्यूर्स है वो उसको देखते हैं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा जाके देखते हैं कि भाई क्यों फेल हुआ है। तो जब उसको देखते हैं तो फिर मालूम चलता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ये इशू था। तो जैसे ही इशू मालूम चलता है फिर अपन उसको क्या करते हैं, फिर उसको बेटर कर लेते हैं। तो चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अपन लीव करेंगे। कल बात करना है कितना, डबल टॉप के बारे में। तो चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड नाइट आप सभी का। गुड नाइट सर।